आज हम चैप्टर फर्स्ट साइंस का पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके नोट्स आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके इनको समझाते जा रहा हूँ नोट्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपका सबसे पहले आप समझिए, टॉपिक को ही समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कई सारे सब्सटेंस चेंजेस से होकर के गुजरते हैं और वो उन चेंजेस से होकर के गुजरते हुए न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं। तब इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अपन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया, दोनों की रिएक्शन करवाई, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है चेंजेस हो जाएंगे। ये जैसे गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी आपका गैसियस स्टेट में, और इन्होंने बना लिया H2O यानी कि वाटर। इन्होंने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो यहाँ पर 2H2O बैलेंस करेंगे तो इसको 2H2O हो जाएगा। तो 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रोसेस के थ्रू चेंज हो गए और ये गैसियस स्टेट से चेंजेस क्या आ गया, इसमें ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने एक नया सब्सटेंस बना लिया, एक नया कंपाउंड बना लिया जैसे कि वाटर। तो ये दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जबकि वाटर एक अलग नया सब्सटेंस है। तो केमिकल रिएक्शन का एक सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं कि सब्सटेंस ये जाएगा न्यू सब्सटेंस। इस न्यू सब्सटेंस को अपन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये गोज टू चेंजेस, वेरियस चेंजेस। यानी कि चेंजेस से होकर के गुजरना। जब एक पदार्थ या सब्सटेंस बहुत सारे चेंजेस से होकर के गुजरता है और वो चेंजेस होकर के न्यू सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन, जो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन है सपोज आपका C कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में उसके जो सब्सटेंस हैं उनको हम उनके सिंबल्स के द्वारा या एटॉमिक फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको अपन कहते हैं, जो इक्वेशन हमें प्राप्त होता है उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का सिंबल है C प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाता है O2। तो कार्बन को मैंने C से रिप्रेजेंट किया, कार्बन का फॉर्मूला क्या है C, ऑक्सीजन का O2, और आगे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो CO2। तो इस तरीके से मैंने इस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उनको जब उनके सिंबल्स के द्वारा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज या एटॉमिक फॉर्मूलाज के द्वारा जब रिप्रेजेंट किया
तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ उस इक्वेशन को अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इट मींस इस रिएक्शन का कार्बन प्लस O2 इक्वल CO2, तो ये इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन है। तो इसको हम अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आपका तो केमिकल इक्वेशन। बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है आपका केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें दो शब्द आते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इनको हमें समझना है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, इट मींस जो खुद रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वाली रिएक्शन का मैं एग्जांपल लेता हूं, C+O2 इक्वल CO। यहां पर आपका कार्बन और प्लस ये क्या है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जो पार्टिसिपेट करते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, इनको तो बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है रिएक्शन में, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो पदार्थ, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, वो तो रिएक्टेंट। और जो नया पदार्थ बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका ये समझ में आ जाएगा आपको। इसके साथ ही आपका अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करना। जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस किया जाता है। क्यों बैलेंस किया जाता है? आपने 9th में मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक नियम पढ़ा था 9th में हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑफ मास, ये नियम हमें क्या बताता है? ये नियम हमें बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है, वो एटम का जो मास होता है, मास, एटम का जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी उसके मास में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे ये नियम बताता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन atomic mass of substance remain unchanged. रिमेन कांस्टेंट। ये नियम बताता है कि रिएक्शन के समय पर जो सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब नो चेंज, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा।
उसका जो पहले था वही रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसा कि हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको, हम घर पर कोई चीज बनाते हैं, कोई भी दो सब्सटेंस ले ली, सपोज हमने आपका 1 kg खोआ लिया और उसमें 1 kg हमने ले लिया शक्कर और हमने बना लिए पेड़ा बनाया हमने। तो ये दोनों का 1 kg है, इसका भी सपोज इसका 500 ले लिया मैंने, 500 ग्राम, आधा किलो। तो 1 kg इसका, आधा किलो इसका, तो टोटल वजन रिएक्टेंट का कितना हो गया? रिएक्टेंट का टोटल वजन हो जाएगा 1.5 kg, 1.5 किलो। और जो पेड़ा बनेगा तो पेड़े का भी टोटल वजन कितना होगा? 1.5 किलो। क्यों होगा? कम ज्यादा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता कम ज्यादा। क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है कि आपका जो खोआ है वो भी एक मैटर है, सब्सटेंस है, तो इसके भी खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम हैं। तो खोआ के अंदर जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं उनका मास चेंज नहीं हुआ। और शक्कर है वो भी अपने आप में क्या है? एक मैटर है, और उसके अंदर भी आपके उसके पार्टिकल्स हैं। तो वो पार्टिकल्स का जो उनका जो एटॉमिक मास था वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए इन दोनों का मास टोटल हो गया, मिल गया आपस में, क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाकर के तो पेड़ा बनाया, तो दोनों का मास मिल गया। इसीलिए हमने आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे तो इनका 1.5 किलो हो गया वजन। लेकिन पेड़े का वजन भी 1.5 किलो इसीलिए हुआ क्योंकि इसके एटॉमिक मास आपस में मिलने के कारण जो नया प्रोडक्ट पेड़ा बना हुआ है उसके अंदर भी कोई एटॉमिक मास में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि खोआ का जो एटम्स थे खोआ के, उसके भी पूरे के पूरे एटम्स का एटॉमिक मास इक्वल रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी प्रकार शक्कर के जो एटम्स थे उसके अंदर भी जो उनका एटॉमिक मास था उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो फाइनली क्या हुआ? दोनों के मिलने से पेड़ा बना हुआ है, तो इनके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसका वजन भी कितना है? 1.5 kg। अगर वजन कम ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है? प्रोसीजर में कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई है। अगर 1.5 किलो से ज्यादा सपोज 2 किलो हो गया तो 100% कुछ ना कुछ अलग तीसरा सब्सटेंस मिला हुआ है, क्योंकि हमने तो दोनों सब्सटेंस इतने इतने लिए थे। और अगर 1.5 किलो से कम रह जाता है तो इसमें से कोई ना कोई चीज मिस हुई है। ये हम आइडिया लगा लेते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि उनके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब ये तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको लिया जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाए, उसके बाद मैं एक केमिस्ट्री का आपको खुद एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं। तो रिएक्शन का एग्जांपल हमें बताता है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, H2। तो ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई, इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी हो गया। लेकिन बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, क्योंकि भी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था पेड़ा वाला, तो उसमें हमने देखा था कि जो रॉ मटेरियल हमने पेड़ा बनाने के लिए यूज किया था उसका वजन और जो पेड़े बन रहे थे उनका वजन इक्वल था। लेकिन क्या यहाँ पर इक्वल है? क्या यहाँ पर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर ऑक्सीजन है आपके 2 और इधर ऑक्सीजन है 1, जो कि गड़बड़ है। क्योंकि हम अभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का एटॉमिक मास चेंज नहीं होता। तो उनके एटॉमिक मास हमेशा इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो उनको इक्वल बनाए रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि यदि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड यदि नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए तो आपका एटॉमिक मास ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एटम्स का मास तो कभी चेंज नहीं होता। तो जब नंबर बराबर होंगे, दोनों साइड एटम्स के नंबर बराबर होंगे, तो मास अपने आप इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इस नियम का पालन करते हुए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, और हमेशा हम बैलेंस करके ही लिखते हैं। जैसे कि अभी ये केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और वाटर बना लिया। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2। लेकिन ये अभी इक्वल यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। अभी इस इक्वेशन को बोलेंगे अपन स्केलेटन। स्केलेटन इक्वेशन। अब इसके बाद में इसको जैसे बैलेंस करना चाह रहा हूं, तो बैलेंस करने का सीधा सिंपल सा तरीका है,
हाइड्रोजन का इधर H कितने हैं 2। सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो बैलेंस किया कैसे जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको लिख के देख लें। तो हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2। इसी तरीके से हम इधर देखेंगे, इसका भी लिख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो जो एलिमेंट या जो पदार्थ जो एलिमेंट एटम्स इक्वल है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, जिसकी संख्या गड़बड़ है जो इक्वल नहीं है उसको इक्वल करते हैं पहले। तो देखो हाइड्रोजन इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर है 1, तो हम क्या करेंगे, इधर तो 2 है इधर हमें 2 करना है, तो इसमें 1 में हम मुझे ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि 2 हो जाए। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा, तो संख्या है हमारी 2। तो इधर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। तो अब देखिए फटाफट मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऑक्सीजन यहां पे अकेला तो है नहीं, हाइड्रोजन के साथ में है, तो मैं पूरे में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ ये 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो गया। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी इधर 2 पहले से के 2 का और मल्टीप्लाई हो गया, तो टोटल हो गया 4। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गए, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया क्योंकि हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब इस साइड 4 हो गया तो इधर 2 है। अब इस 2 में मुझे ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 4 हो जाए। तो 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 का, तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा जैसे कि यहां होगा। तो मैं हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं, ऑक्सीजन है, तो इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो ये आपका 4 हो गया। तो फाइनल जो बैलेंस करने के बाद अब देखेंगे कि हम इधर भी हाइड्रोजन 4 है इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरीके से अब जो इक्वेशन आया है वो ये है 2H2 O2 इक्वल 2H2। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपका कैसा हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और बैलेंस क्यों किया जाता है। उसके पीछे रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये नियम हमें ये बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उन एटम्स का एटॉमिक मास रिएक्शन के टाइम पर चेंज नहीं होता, वो हमेशा जितना था उतना ही रहता है, ठीक है। तो इस नियम का ही ध्यान रखते हुए हमें केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करके ही लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब इसका सरल तरीका क्या है, कैसे करेंगे एटॉमिक मास को इक्वल। तो हम सीधी सी सिंपल सी कहानी है, दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यदि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर लें तो आपका एटॉमिक मास ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके में जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कि केमिकल जो इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है उनको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। आपका पेज नंबर जो मैंने कल भेजा है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5 पे आप देखना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है पेज नंबर 5। कल जो नोट्स भेजे हैं उसमें ग्रुप पर, उसमें क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी दिया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और इसको बैलेंस क्यों किया जाता है, इसका मतलब ये है। तो देखो आंसर क्या है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, a balanced chemical equation is an equation having an equal number of atoms on both sides। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि अभी इक्वल है, इसमें 4 है इधर भी 4 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इधर 2 है इधर भी 2, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों साइड आपके नंबर ऑफ एटम्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में जुड़ा था कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इसको बैलेंस क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर आगे इसी में कंटिन्यू है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैंने आपको भी समझाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है हमें, ये मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एटम।
So in a chemical reaction, the total mass of reactant should be equal to the total mass of product formed. यानी कि ये नियम हमें बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स के, उनके मास में कोई चेंज नहीं आता, यानी ना तो उनका मास क्रिएट होता है ना ही खत्म होता है, ना तो उत्पन्न होता है ना ही खत्म होता है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसी नियम का पालन करते हुए हमें दोनों तरफ इक्वल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी दो पार्टिसिपेट रेशियो में दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल में टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर भी 4 होने चाहिए। इधर अगर ऑक्सीजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इधर भी 2 एटम होने चाहिए ऑक्सीजन के। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। तो इसी नियम का पालन करते हुए हमें जो है केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। अब आपका पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको अभी मैंने केमिकल रिएक्शन समझा दिया, केमिकल इक्वेशन हो गया, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों किया जाता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्यों? तो साफ क्यों करते हैं उसके पीछे भी कारण है, सिंपल सा कारण। पहले तो आप समझिए कि वो जलाने की बात कर रहा है, बर्न। तो जब भी किसी चीज को जलाने की बात करे तो आपको पता होना चाहिए बर्न मतलब, किसी चीज को बर्न का मतलब क्या होता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये मैंने 9th में भी आपको बताया था। जैसे भी थोड़ी देर पहले कार्बन की रिएक्शन कराई, जैसे कोयला को अगर हम जलाते हैं तो कोयला में क्या है, कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो कोई भी चीज अगर हम जलाने की बात करें, बर्न की बात करें, तो आप समझ लाना कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है वो ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर वो बर्न करने की बात कर रहा है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम एक्चुअल में, अब इसका देखो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा वो देख लो ध्यान से। मैग्नीशियम प्लस, जलाने की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका सिंबल रखूंगा तो केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O2, और ये बना लेगा 2Mg, यहां पर इसके करेंगे तो 2MgO बना देगा मैग्नीशियम। ये केमिकल रिएक्शन इसकी होनी है, लेकिन बनाना, रिएक्शन करनी थी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। तो होता क्या है, इस क्वेश्चन का साइंटिफिक रीजन क्लीन करने का आप समझते हैं। जैसे ये है एक मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब कोई भी मैग्नीशियम की धातु, मैग्नीशियम मेटल एक्चुअल में, तो इसके ऊपर कोई इसकी एक छड़ है जिसको हम जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्या होता है, जब लंबे समय तक वायु में, एयर में रखा रहता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एयर में क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके MgO बना देता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बन जाती है, एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है। अब इस टाइम पर जैसे इसके ऊपर जैसे ये लंबे समय तक सपोज ये रखा हुआ है, ये जो मैग्नीशियम है, जैसे बीच में ये क्या है आपका Mg, और ये जो दोनों साइड जो लेयर है ये है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लेयर बन जाती है इसके ऊपर, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम भी एक मेटल है। तो मैग्नीशियम जब लंबे समय तक रखा रहता है तो उसके ऊपर एयर में जो ऑक्सीजन रहती है, उस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी ये बर्न करने की बात कर रहा है कि अब इस मैग्नीशियम को आप जलाइए, तो जलाओगे
तो बर्न करने के लिए वो किसके साथ रिएक्शन करने की बात कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन जब हम इसको जलाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो O2 है वो O2 इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। क्योंकि मैग्नीशियम के कांटेक्ट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर तो पहले से ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, जो लेयर इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम को आपस में रिएक्शन करने से जलते समय रोक रही है। जलते समय मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही, क्योंकि बीच में ये लेयर आ गई जो कि पहले से ही मैग्नीशियम के ऊपर बनी हुई है। तो इस लेयर को हटाना पड़ेगा, जलाने से पहले हमें इस लेयर को हटाना पड़ेगा। जैसे ये लेयर हमने हटा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेयर हटाने से क्या हो जाएगा कि अब ये मैग्नीशियम क्लीन हो गया है। और ये मैग्नीशियम जब हम जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर की, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाएगी मैग्नीशियम के में, और फिर ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। यही कारण है कि हमें मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले साफ करना पड़ता है, जिससे कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से बनी हुई है वो लेयर हट जाए और ये मैग्नीशियम डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए जलाते समय, और ये आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले और रिएक्शन अच्छे से हो सके। तो देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है वो, मैग्नीशियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही क्रियाशील मेटल होती है, रिएक्टिव होती है, रिएक्शन कर जाती है जल्दी से इन स्टोर्ड कंडीशन, इसलिए इसको स्टोर्ड कंडीशन में ये रिएक्शन कर जाती है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट्स आउटर लेयर। तो इसीलिए जब मैग्नीशियम रखा रहता है हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसके ऊपर। तो वो कह रहा है टू रिमूव दिस लेयर, इसी लेयर को हटाने के लिए, एंड टू एक्सपोज द अंडर लाइंग मेटल इनटू एयर, इस लेयर को हटाने के लिए और उसको एक्सपोज करने के लिए, जिससे कि वो अंदर जो मैग्नीशियम है और वो एक्सपोज हो जाए, बाहर आ जाए और ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन कर जाए जलाते समय। ठीक है, एक्सपोज द अंडरलाइंग मेटल इनटू एयर टू मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर, इसीलिए इसको सैंड पेपर के द्वारा, सैंड पेपर क्या होता है, रेत मानक जो होता है ना, आपने देखा होगा एक पेपर टाइप का आता है जिसके ऊपर रेत जैसे कण लगे रहते हैं, उसके साथ इसको घिस करके इसको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न इसी तरीके से आपका, जो केमिकल रिएक्शन हमने अभी बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब इसके जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप्स की। अब अपना अगला टॉपिक आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं आपको अगले वीडियो में कल एक्सप्लेन करूंगा। उसमें आपको मैं सारे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पूरा समझाऊंगा, और जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उनके आधार पर ही आप उसको साथ ही साथ देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।